नमस्कार सभी निवेशकों को। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा। जो ये मामला बना है फ्यूचर रिटेल और अमेज़ॉन और रिलायंस के बीच में, अभी बहुत ही एक सिचुएशन में हम लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है उनका मुझे फ़ोन आ रहा है, या तो मैसेजेस आ रहे हैं, या तो यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेस में लोग हैं। इसका पूरा कारण ये है कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच में, फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होने वाला था वो हो जाए। जैसा आप सभी को पता है, 23 तारीख को, अप्रैल 23 तारीख को डील कॉल ऑफ हो गया रिलायंस की तरफ से। ये द हिंदू में न्यूज़ है। रिलायंस कॉल्स ऑफ 24,731 करोड़ डील विद फ्यूचर रिटेल। ये तो सभी को पता है, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको डिटेल में कारण चाहिए क्यों ये सब हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। आप ये भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन्ड व्हाई हैज़ रिलायंस कॉल्ड ऑफ फ्यूचर रिटेल टेक ओवर प्रपोजल। 24 अप्रैल, ठीक एक दिन के बाद, बहुत ही जल्दी इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल लिखा है, पूरा फैक्ट्स को कवर करते हुए। इसमें पूरी चीज़ें लिखा है, कैसा शुरू हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब क्यों ये प्रपोजल डिनाई हो गया, क्यों रिजेक्ट हो गया, फाइनली क्या ऑफर देना चाहता है रिलायंस, ये सब आपको पता ही है। इसके बाद एक और न्यूज़ आता है, ठीक उसके बाद एक ही दिन के बाद, 25 अप्रैल 2022। इसमें एक कहा गया है कि इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है कि रिलायंस प्लान्स टू बिड फॉर फ्यूचर असेट्स अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड, बैंक्रप्सी कोड। यहाँ पे तीन चीज़ अगर लिंक करना है, एक है इनिशियल डील को रिलायंस ने कॉल ऑफ किया, बाद में कारण बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्टर्स ने लिखा। उसके बाद अभी 25 तारीख को एक इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ आता है, रिलायंस प्लान्स टू बिड फॉर फ्यूचर असेट्स अंडर आईबीसी। आईबीसी मतलब एनसीएलटी में जो प्रक्रिया चलेगा, कोर्ट केस चलेगा, उसके बीच में जो भी प्रोसीजर्स निकलेंगे वो हिसाब से अगर रिलायंस इंटरेस्टेड है तो शायद वहीं पे भी रिलायंस एक ऑफर दे सकता है असेट्स परचेज करने के लिए। ये सभी चीज़ें 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में होता है। अभी ये सब एक टोटल ट्रांजैक्शन करके एसेस करना है तो अजीब लगता है कि ये सब कैसा सीक्वेंस को एकदम सेट कर दिया है। मतलब ट्रांजैक्शंस होने वाला था, नहीं हुआ, उसके कारण सब लोग जानते। फाइनली वही एसेट्स अगर खरीदना है तो रिलायंस बोलता है हम आईबीसी में कर सकते हैं, एज पर मीडिया रिपोर्ट जो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामले में बैंक्स का रवैया जो है वो पूरा इतना सख्त नहीं है जितना जनरली हम लोग आम आदमी के साथ देखते हैं। क्यों नहीं है, क्यों एसेट्स को बैंक ने अपने कब्जे में नहीं रखा या तो विजिलेंस नहीं रखा, इसके ऊपर रिजर्व बैंक कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहा है। मैंने भी क्वेरी डाला है और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेज़ॉन ने भी लेटर भेजा है उनको, रिजर्व बैंक को, कि ये फॉरेंसिक ऑडिट इसके ऊपर होना चाहिए। इसमें एक चीज़ बिल्कुल अजीब लगता है, जब ये सभी बैंक सुप्रीम कोर्ट गए थे वहाँ पे एक स्टे ऑर्डर भी प्रेस नहीं किया। स्टे ऑर्डर मतलब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, किसी को ये बेचना नहीं चाहिए, एज इज वेर इज बेसिस। आज के तारीख में जैसा है वैसा ही
एसेट्स को प्रिजर्व करना चाहिए, हम उनके मालिक हैं क्योंकि हम उनके ऊपर लोन दिया है। ये पूरा ट्रांजैक्शंस आप देखेंगे तो एसेट्स फ्यूचर ग्रुप के हाथ से निकल जाता है रिलायंस को फरवरी एंड में। उसके बाद में फ्यूचर रिटेल बोलता है नहीं नहीं, हम तो चाहते नहीं थे कि उनको देना है, वो रिलायंस वाले लेके गए, हमने प्रोटेस्ट किया। और एक्सचेंज को अपडेट करते हैं अपने फ्यूचर रिटेल के कंप्लायंस टीम कि हम ये एसेट्स जो है वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद ये है वो है, उसके बाद हम लोग ले लेंगे। उसका प्रक्रिया के लिए हम लोग कटिबद्ध है, हम लोग सीरियस है। अभी एक्सचेंज का वेबसाइट पे, एनएससी के वेबसाइट पे ये सब डिस्क्लोजर्स आपको मिलेंगे। ये रहा बात एंड फरवरी से लेके लगभग 5 मई तक जो हुआ है, इसके बीच में अगर हम लोग जाना चाहेंगे, उसके बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए अप टू टुडे आज तक, देखिए एक के बाद एक जो पिलर्स है जो कंपनी चलाते हैं वो धीरे बाहर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सभी वेबसाइट से ही मैं पढ़ रहा हूँ। रेसिग्नेशन 1 मई को रेसिग्नेशन आता है मिस्टर वीरेंद्र समानी, कंपनी सेक्रेटरी। देखिए कंपनी सेक्रेटरी, लीगल कंप्लायंस हेड, इनका रोल जो भी मैटर कोर्ट में रहता है, ट्राइब्यूनल में रहता है, बहुत ही बड़ा रहता है क्योंकि इनको पूरा हिस्ट्री पता चलता है। अभी हुआ क्या, अगर ये कंप्लायंस जो देखते हैं या तो कंपनी सेक्रेटरी जो रिलेटेड लॉज कंप्लायंस सब देखते हैं, अगर वही चला जाते हैं तो नया कोई आएगा, वो कितना टाइम लेगा पूरा समझने में, वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद 2 तारीख को एक डिस्क्लोजर है, राकेश बियानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनका टर्म खत्म होता है। ये पूरा आप सीक्वेंस देखिए कैसा है। एसेट्स ट्रांसफर, परचेस, वो डील कॉल ऑफ होता है 23 अप्रैल को। उसके बाद में मीडिया में रिपोर्ट आता है, अगर आईबीसी में मिलता है या तो रिलायंस इंटरेस्टेड है तो आईबीसी में भी रिलायंस ले सकता है। उसके बाद ठीक 30 अप्रैल 2022 को गगन सिंह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनका टर्म खत्म हो जाता है एज ए डायरेक्टर। उनके बाद अगला ही दिन, एक ही दिन के बाद वीरेंद्र समानी कंपनी सेक्रेटरी वो रिजाइन कर देते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 29 अप्रैल, खत्म, निकल गए। उसके बाद 1 मई को वीरेंद्र समानी उनका रेसिग्नेशन एज अ कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद राकेश बियानी जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका टर्म खत्म हो जाता है। उनको वो बोलते हैं कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। वो होता है 2 मई को अपलोड होता है एनएससी वेबसाइट पे। उसके बाद ठीक 4 तारीख को क्रेडिट रेटिंग आ जाता है। उसके बाद 12 मई को, जैसा आप सबको पता है, एनसीएलटी में इनका आईबीसी सेक्शन 7 का एप्लीकेशन जो बैंक ऑफ इंडिया ने डाला था उसका हियरिंग था। उसमें फ्यूचर रिटेल ने रिप्लाई फाइल नहीं किया और फ्यूचर रिटेल की तरफ से टाइम मांगा गया। अमेजॉन भी अपीयर किया। अमेजॉन बोलता है कि हमको इंटरवीन करना है इसमें। सेक्शन 65 आईबीसी में अमेजॉन बोलता है कि हमको चैलेंज करना है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसमें इंक्वायरी होना चाहिए। हम लोगों ने आरबीआई में कंप्लेंट किया, ये है वो है, उनका जो भी अपना पक्ष है वो रखेंगे। मतलब कहने का बात ये है, इसमें से कोई भी डायरेक्टर्स, कोई भी सीईओ, कोई भी बड़ा जो सिग्नेटरी है वो 4-5 महीना, 2-4 महीने के पहले नहीं गए। सिलसिला शुरू हुआ 31 मार्च को। फर्स्ट इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो रिजाइन करते हैं। वहां से जो सिलसिला शुरू होता है अब तक थमने का नाम नहीं लेता। तो अब व्हाट नेक्स्ट? तो ये सब लेटर्स आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। 13 मई को और एक लेटर अपलोड होता है। 12 मई 2022 को इनका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर
मिस्टर तोष्णीवाल, सीपी तोष्णीवाल साहब, ये रिजाइन करते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम बिजनेस आवर्स ऑफ 12 मई 2022, 12 मई 2022. He is one of the key managerial personnel of the company. So NSE को डिस्क्लोज करना पड़ता है. इन्होंने लेटर भेज दिया वेरी प्रॉम्प्टली. ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉम्प्ट है फ्यूचर रिटेल. उसके बाद अभी फ्यूचर रिटेल में बचता क्या है, पूरा एंड टू एंड आप देखेंगे. ये फुल मैटर जो है अभी एक ऐसा स्टेज पे आ चुका है जहाँ पे आप चाहते हुए भी आप किस हद तक ये मैटर को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आपके पास क्या डिफेंस है, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन मार्क है. इसमें आगे चल के पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकते हैं. पॉसिबिलिटीज़ मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा है कि ये ग्राउंड्स जो है इनके पास वो बहुत मिनिमम है सेक्शन 7 एप्लीकेशन को कॉन्टेस्ट करना बिफोर एनसीएलटी. एनसीएलटी में अगर पिटीशन एडमिट होता है तो क्या हो जाएगा. सो इसके लिए एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा. कंपनी जाएगा इंसॉल्वेंसी में. कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, बहुत ही डिस्टर्बिंग मैसेजेस है. लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों ने अपना पूरा का पूरा पूंजी लगा दिया. लोग बोलते हैं सर हमने रिलायंस के ऊपर भरोसा करके पैसा डाल दिया, अंबानी फैमिली के ऊपर भरोसा करके डाल दिया. वो सब चीज़ें इमोशनल चीज़ें हैं. लीगली उसका कितना वैल्यू है वो तो सब आपको पता है. अभी एज फार एज रिलायंस, उनका तो ऑफर था, उनको करना था नहीं करना था वो तो उनकी मर्जी है. लेकिन रही बात प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स की, रेगुलेशंस की, बैंक्स और सेबी जो स्टॉक मार्केट को और कंपनीज को उनके डिस्क्लोजर्स को मॉनिटर करता है, क्या ये पता नहीं था सेबी को कि ये कंपनी में ये सब गड़बड़ चल रहा है, ये कंपनी बराबर नहीं चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स है, इसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का एलिगेशंस है, मीडिया रिपोर्ट्स है. ये सब रहते हुए कुछ भी एक्शन नहीं होता है फ्यूचर रिटेल के ऊपर बियॉन्ड सम लिमिट्स. आपने चिट्ठी भेजा, उन्होंने रिप्लाई किया, आप चुप बैठ गए, उसके ऊपर कुछ दिखता नहीं है एक्शन वेरी क्लियरली. अभी सबसे बड़ा बात यह है, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन, रिलायंस का ऑफर आया, ठीक है हम उसका सम्मान करते, लेकिन बैंक्स को ये मजबूरी क्या था सिर्फ रिलायंस के ऊपर, उनके ऑफर के ऊपर चुपचाप बैठ के दूसरा कोई प्लान बी पे बिना वर्क किए ये सिचुएशन को बैंक्स ने क्यों अलाउ किया. आपके पास ऑप्शंस थे, आप 10 ऑप्शंस पे काम कर सकते थे. अगर रिलायंस को आप बोल सकते थे कि आपका ऑफर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा अपने पास ऑप्शन है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी शायद हम लोग देंगे, राइट और रॉन्ग लीगली कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आप करो. लेकिन कुछ भी ऐसा दिखता नहीं है बैंक से. अगर रिलायंस पीछे जाता है अपने ऑफर से, उनकी मर्जी, इनको कोई इसके ऊपर बोलना भी नहीं है. सबसे कंसर्निंग बात यह है, काउंसिल फॉर बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, ये बोलते हैं कि अमेजॉन को नोटिस भेजना चाहिए एनसीएलटी से, क्योंकि अमेजॉन चिट्ठी लिख रहा है आरबीआई को, अमेजॉन सेबी को चिट्ठी लिख रहा है. अरे सर, नोटिस आप रिलायंस को भेजो जिसने आपका सिक्योर्ड एसेट्स को अपने कब्जे में लिया बिना आपके परमिशन के. आप इसके बारे में बोलते भी नहीं है. आपको अमेजॉन को टारगेट करना है. आर्ग्यूमेंट्स के दौरान बोला गया कि नहीं, अमेजॉन को नोटिस जाना चाहिए एनसीएलटी से. वो ठीक है, वो एनसीएलटी डील करेगा. लेकिन बैंक्स का इसमें जो कंडक्ट है ना, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है. एज अ इन्वेस्टर आई एम एब्सोल्युटली अनहैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द बैंक, क्योंकि आप लोगों के वजह से ये असेट्स अभी इसके ऊपर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है. इसमें फ्यूचर रिटेल जितना इन्वॉल्व है उतने ही बैंक्स के लोग इन्वॉल्व है. इसको पूरा अलाउ करके दूसरे के हाथ में ये असेट्स को ट्रांसफ़र होने देना. आप लोग पब्लिक ऑफिसर से
आप बोलना चाहिए था कि ये एसेट्स को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर हाथ लगाया तो हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे, सेक्शन 153 में डाल के आपको जेल में भेज देंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस। आपका हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि आप डरते हैं। आपको एक्शन सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के देना है, जिसने ऑटो रिक्शा खरीदा, जिसने टैक्सी खरीदा, जिसने एक 1 बेडरूम हॉल किचन किया, 3-4 इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, उसको सीज किया। मैजिस्ट्रेट के परमिशन भी भाई साहब आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बड़े लोग हैं। और जहाँ तक खुले आम 900 शॉप्स, 900 स्टोर्स आपके चला जाता है, मीडिया में आपका रिपोर्ट आता है और आप जाके एनसीएलटी में खड़े हो जाते हो, कंपनी को बंद करवा के पूरा प्रक्रिया शुरू करके आपको जितना मिलेगा उतना। अरे साहब, आपको कोई दान में थोड़ी दे रहा है, आपका हक है आपका पब्लिक फंड्स को प्रिजर्व करना। पूरा पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी आपके पास है, चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन करेंगे, आपको हर टाइप का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। राइट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट टिल यू हैव अ प्रोटेक्शन अप टू सुप्रीम कोर्ट। आप लोग क्यों चुप बैठे, इसके ऊपर हमको जवाब चाहिए। हमें पता है आप नहीं देंगे क्योंकि आपके पास उतना वो डिटर्मिनेशन ही नहीं है, क्योंकि आप लोग डरते हैं। आपको करना था तो आप कब का कर चुके होते। लेकिन अभी एक सबसे कंसर्निंग बात यह है, इन गवर्न रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 13 अप्रैल को, बिफोर इवन रिलायंस कॉल्स ऑफ द डील, रिलायंस डील से बाहर जाने से पहले सेबी को अलर्ट करते उतना उनके एक लेटर के जरिए। वो लेटर में लिखते हैं, मेरे पास लेटर का कॉपी उन्होंने भेजा है, इतने इतने डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं मैडम, आप देखो। श्रीमती माधवीपुरी बुच, चेयरपर्सन सेबी, इनको लेटर जाता है, इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होता, रिप्लाई भी नहीं आता। इससे और एक इनको लेटर जाता है सेबी को 11 मार्च 2022, 11 मार्च 2022। ये तो वेरी सीरियस मैटर है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ फ्यूचर रिटेल, इन गवर्न रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उनसे मैंने ये चिट्ठी लिया है। इनका लेटर जाता है सेबी को, वो बोलते हैं मैडम आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आप प्रोटेक्ट करो, आपके पास अधिकार है, लेकिन कुछ भी एक्शन सेबी नहीं लेता। अभी इसके बाद क्या होने वाला है, सभी पूछ रहे हैं सर आप हमको बता दो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप ये करो वो करो। देखिए, ये जो घड़ी है, ये जो समस्या आके आपके सामने खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है हमारे लिए। जिंदगी में कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि आप लोगों का एक दिन ऐसा हालत होगा, क्योंकि इसमें एक चीज है जो अभी का सिचुएशन है, इसमें हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, कुछ HNI इन्वेस्टर्स, जिनका बार बार मुझे फ़ोन आता है, मैसेजेस आते हैं, सर अभी आगे क्या करना है। मेरा तो इतना ही एडवाइस है, क्योंकि मैटर्स इधर उधर कोर्ट्स में है, दिल्ली हाई कोर्ट में है और NCLT में। मेरा एक रिस्ट्रिक्शन है, एक लिमिट के बाद मैं बोल नहीं सकता हूँ। बोलना चाहता हूँ लेकिन एज अ एडवोकेट एक मेरा लिमिटेशन है। लेकिन सभी रिटेल इन्वेस्टर्स जिसके पास पैसा लिमिटेड है, पैसा थोड़ा ज़्यादा भी है तो उनका एक मजबूरी है और आप कमा नहीं पाते, आपका एक लिमिट हो जाता है। इसके लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये पूरा स्ट्रेस को आप प्रॉपरली आप मैनेज करिए, आपका हेल्थ का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। और ये जो अभी आगे चल के प्रक्रिया चलेगा, इंसॉल्वेंसी पिटिशन जो फाइल हुआ है, जो 6 जून को हियरिंग के लिए आने वाला है, उसके ऊपर सुनवाई होगा, उसके ऊपर ऑर्डर आएगी। अगर मैटर एडमिट हो जाता है तो ये सब जो मैंने बताया है कि इनिशिएशन ऑफ CIRP प्रोसीजर, इसमें पूरा प्रक्रिया है जहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं, इंटरिम IRP, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे। उसके बाद NCLT कंपनी को मॉरिटोरियम डिक्लेयर कर देता है। इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट आता है, जिसका क्लेम्स है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसका पूरा प्रोसेस है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये पूरा प्रोसेस को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के तहत कंप्लीट
एक फुल प्रपोजल जो भी लीगली परमिटेड लिमिट्स में जैसा बनाना है, वो जैसा कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट में कितना क्लेम्स आया, कितना कंपनी में एसेट्स है, ड्यू डिलिजेंस क्या क्या करना है, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स कंप्लीट इसके ऊपर काम करके बाद में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक कमिटी बैठता है। जिस दिन पिटिशन एडमिट होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इंटरिम IRP अपॉइंट होता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उनके पास कंप्लीट कंपनी का कंट्रोल चला जाता है। उनको बहुत सारे पावर्स है लॉ में। सो उससे क्या हो जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो कॉम्पिटेंट लोग रहना चाहिए कंपनी में, जैसा कि आपके CEO है, आपके कंपनी सेक्रेटरी है, आपके अदर सीनियर डायरेक्टर्स है, जिनको ये पूरा ट्रांजैक्शंस पता था, रिलायंस में क्या हुआ, फ्यूचर रिटेल में कैसा बिजनेस होता था, ये सभी चीज़ें जो बोलने वाला है, अभी कितने बचे हैं फ्यूचर रिटेल में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो इसके बाद जब भी प्रोसीजर के हिसाब से IRP कंट्रोल लेता है फ्यूचर रिटेल का, उनको वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उसमें से क्या क्या निकलेंगे, उनके जो NCLT में रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट सबमिट होगा, उसके ऊपर NCLT प्रॉपरली एक ऑर्डर पास करेगा, उसमें एक प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान बनेगा थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसमें पूरे प्रोसेस में कभी भी मैटर सेटल हो सकता है। जैसा आपने सुना 25 अप्रैल को रिलायंस का एक न्यूज़ आया है थ्रू इकोनॉमिक टाइम्स, पूरा ABC प्रोसेस में रिलायंस एसेट्स खरीदी कर सकता है। अमेजॉन इंटरवेंशन कर एप्लीकेशन डाल चुका है। मैंने एक चिट्ठी लिखा है अमेजॉन को 2 दिन पहले कि आपका ये पूरा मैटर में क्या राय है, आपका क्या डिसीजन है। हर रोज़ ये कोर्ट वो कोर्ट, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, वो सब ठीक है, लीगली वी नो दैट इज़ ऑल पॉसिबल, लेकिन जहाँ तक एक बिजनेस को चलाना है, एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना है, एक बैंक्स को एक होप्स दिलाना है कि इसमें एक जान है कंपनी में, इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इसमें हम लोग अपना एक्सपीरियंस, अपना कैपिटल, अपना कॉन्टैक्ट्स, अपना इन्वेस्टर्स लगा के इसको हम ऐसा इसको चलाना चाहते हैं जो फ्यूचर रिटेल ने हमको अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो रिलायंस जो एक उनके हिसाब से जो एक रेस्ट्रिक्टेड एंटिटी है, उनके साथ वो काम करना चाहते थे। लेकिन अभी रिलायंस नहीं है, तो आप साहब क्या करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, ये सभी एक 9 पेज का मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक लेटर अमेजॉन को लिखा है। मुझे पता है उनसे रिप्लाई नहीं आएगा, ये तो हाई-फाई MNC कंपनी है, वो बोलेंगे माय मैटर इज इन सब जुडिस, इट इज इन कोर्ट, इट्स इन SISC, वी आर बाउंड बाय ऑल दोज रेगुलेशन, सो वी कैन नॉट रिप्लाई योर लेटर। आई नो देर इज नो रिप्लाई आई एम एक्सपेक्टिंग, बट जहाँ तक मेरा काम है, हम तो एक डिसीजन ले चुके हैं, हमको तो एफर्ट्स करना ही है। जिंदगी में फेल होने के लिए भी आपको प्रयत्न तो करना ही है, एफर्ट्स तो करना ही। फेल्यूर का डर से अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको सक्सेस ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगा, फेल्यूर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रयत्न तो अपने को करना ही है, एफर्ट्स तो डालना ही है। तो इसके बाद अभी मेरा रिक्वेस्ट है अमेजॉन से, आप बताइए आपको क्या करना है। सिर्फ इधर उधर कोर्ट जाके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। आपके जो कॉम्पिटिटर है रिलायंस, उन्होंने ऑलरेडी 900 के ऊपर स्टोर्स ले चुका है, तो आप देखते ही बैठ गए, आप कुछ भी नहीं कर पाए। ये ग्राउंड रियलिटी है। लीगली आपका कॉन्टेस्ट अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में स्ट्रांगली चालू है, आप बहुत अच्छा आपका पक्ष रख रहे हैं अमेजॉन, लेकिन इससे कहीं भी किधर भी या तो फ्यूचर रिटेल का बिजनेस रिवाइवल, या तो फ्यूचर रिटेल का एम्प्लॉयज़, या तो फ्यूचर रिटेल का बैंकर्स, दैट इज क्रेडिटर्स, unsecured creditors like suppliers, leaseholders, landlords, and also other people who are indirectly connected with future retail, उनको और इन्वेस्टर्स लाइक बॉन्ड होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, इनको कहीं भी आज के तारीख में कुछ भी होप्स अमेजॉन का ये जो ऑनगोइंग लीगल बैटल है और फ्रेश ये जो केस किया है NCLT में इंटरवेंशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 65, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तो फिर से नया एक 10 नया केसेस को जन्म देगा। लेकिन ये मैटर सॉल्व करते हुए मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। इसके लिए मेरा अमेजॉन से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो क्लियर करिए। सेकेंडली, रिलायंस जो डील से बाहर निकल चुके हैं, उनको एक रिक्वेस्ट है, आज के तारीख में भी आप लोग अगर सामने आके कुछ कर सकते हैं तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मुझे पूछ रहे हैं कि
सर रिलायंस को एक लेटर लिख सकते हैं। मैंने उनको बोला आपको लिखना है तो लिखिए, मैं तो नहीं लिखूंगा, क्योंकि इनिशियली हमने रिलायंस को सपोर्ट किया, उनके डील के लिए लोगों ने भर भर के पैसा डाल दिया, लेकिन अभी हालत जो है, लोगों का मैसेज आ रहा है। आज ही एक रिटायर्ड इन्वेस्टर ने मुझे मैसेज भेजा है कि सर मैंने 60 लाख रुपया डाला है, पूरा मेरा पैसा बर्बाद होकर 90% लॉस पे खड़ा हूँ। क्योंकि मुझे तो कोई हक नहीं है रिलायंस को एडवाइस देना, क्योंकि रिलायंस तो बहुत बड़ा कंपनी है और हम उनको विश करते हैं आप और बड़ा बनिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स आपके ऊपर भरोसा रख के इसमें पैसा डाला है, अगर आपके पास कुछ 5 मिनट का वक्त है तो आंख बंद करके उनके तरफ आप देखिए, कुछ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप भी कभी डील में थे, हम भी आपके ऊपर भरोसा करके लोगों को अश्योरेंस दे रहे थे कि ठीक है आज नहीं तो कल अच्छा होगा, लेकिन लोगों का बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि उनका अच्छा करने के लिए भगवान बैठा है, वो करेगा कुछ ना कुछ, वो हमारा उम्मीद है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और जैसा एनसीएलटी में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना स्कीम बनाता है, उस स्कीम को अप्रूवल के लिए एनसीएलटी के सामने रखा जाता है। वो कंप्लीट प्रक्रिया के लिए 180 दिन लगता है, कभी कभी और 90 दिन का समय एनसीएलटी दे देता है, क्योंकि ये भी बड़ा काम है। इसमें भी डॉक्यूमेंट्स कितने मिलेंगे, स्टॉक रजिस्टर्स कितने मिलेंगे, टैली कितना होगा, क्या क्या इंक्वायरी है, या तो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ज़रूरी है, आईआरपी आरपी इनके जो रिपोर्ट्स में क्या क्या निकलेंगे, ये सभी चीज़ें आपको धीरे 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 पता चलेगा। इसके लिए लास्ट 2 मिनट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये पूरा प्रक्रिया आप होने दीजिए। सेटलमेंट कभी भी पॉसिबल है, अपीलेट स्टेज पे भी सेटलमेंट पॉसिबल है। सेटलमेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सेटलमेंट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अमेज़ॉन को भी और रिलायंस को भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आज ही हो जाएगा, कल 9:15 बजे मार्केट खोलने से रिफ्रेश करने से अपर सर्किट लगेगा, या तो ये होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा मैटर जो है, पहले जो एक अच्छा रिलेशन था सबके बीच में, वो शायद अभी दिखता नहीं है। जो पार्टीज़ और एम्प्लॉयज़ और जो डायरेक्टर्स जो नेगोशिएशंस में थे, वो कहीं भी नहीं दिख रहे। मिस्टर बियानी की तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स और अदर इन्वेस्टर्स को बहुत ही पेशेंस के साथ ये पूरा मामले में अपना रुख साफ करके रखना है। अननेसेसरी टेंशन आप मत लीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आपका पूरा जन्म का जो आपने पैसा कमाया, पूरा ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने इसमें डाला है, इसकी वजह से इसको पूरा मैच्योरिटी के साथ एक प्रोसेस बना के, पूरा पेशेंट, जैसा एक डिसीज़ आपको होता है उसको जैसा आप ट्रीटमेंट, एक जैसा गोली लेते हैं, जैसा आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको हैंडल करते, उसका रिपोर्ट आता है, आपको ठीक हो जाएगा। तो शायद एक बड़ा उम्मीद हमको भी है, आज नहीं तो कल कुछ इसमें शायद दोनों पार्टीज, या तो अमेज़ॉन हो, रिलायंस हो, और इसके ऊपर थर्ड पार्टी दैट इज़ फ्यूचर रिटेल और मिस्टर बियानी, अगर इन लोगों को लगता है कि इसको फिर से कुछ नया सोच के साथ कुछ नया एक पैकेज बनाना है, कुछ इसको रिवाइव करना है, अपने अपने ईगोज़ को साइड पे रख के अगर आगे आके ये तीनों एंटिटी सामने आते हैं, तो फिर भी कुछ उम्मीद है इसमें। लेकिन इसके अलावा अगर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट जब भी पेपर में आता है, तो कुछ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक टाटा, बिरला, अंबानी और अदर उनके ग्रुप कंपनीज है, और अपना इन्फोसिस फाउंडेशन है, या तो कुछ बड़े जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, इंडिया का जैसा वेदांता है, अगर उनके दिमाग में आ जाता है कि नहीं हम लोग इसके ऊपर कुछ करेंगे, तो आप इन्वेस्टर्स का कुछ होप्स जो है फिर भी मेंटेन हुआ रहेगा। अगर ये सब चीज़ें, इतने पॉसिबिलिटीज़ है लाइफ में। देखिए, इन्वेस्टर्स जो बहुत ही डिप्रेशन में मुझे मैसेज भेज रहे हैं, उनके लिए मैं पर्सनली कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सबका कॉल और सबको मैसेज रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी टाइमिंग का एक रेस्ट्रिक्शंस है। इसी माध्यम से आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इमीडिएट डेथ। थिंग्स कैन बी वर्कड आउट, थिंग्स कैन बी रिवाइव्ड, एंड गुड टाइम कैन डेफिनेटली कम। और आप एक समझ लीजिए, अमावस्या के बाद पूर्णिमा तो आना ही है सब। दूसरा चीज़, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, मिस्टर बियानी, उनके फेवर में मेरे पास 10 पॉइंट है, उनके अगेंस्ट भी 10 पॉइंट है, ठीक है, वो सब पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन एक आप समझ लीजिए, जो मॉडल को एक ग्रुप ने खड़ा किया है, इसको सिर्फ ऐसे ही पानी में जाने नहीं दे रहा है।
कौन? अमेजॉन एज वेल एज रिलायंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इसका जो बिग बाजार है, इसका आज भी नाम है, आज भी नाम है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव इसमें है। ये कोई छोटा मोटा कोई इंजीनियरिंग कंपनी या तो फार्मा कंपनी जिसका कोई पीछे आगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये कंपनी में एज ए एडवोकेट अगर मुझे बोलना है, ये पूरा बिजनेस मॉडल में अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकता है, अभी भी लोकल इन्वेस्टमेंट्स आ सकता है, अभी भी बड़ा उम्मीद है। मैं भी बैंक्स में काम कर चुका हूँ। एक सिंपल सा एक मेरा रिक्वेस्ट है सभी बैंकर्स को, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ इंडिया, भाई साहब आप सिर्फ रिकवरी करने का सोच रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे, आप इतने सारे जितने भी बैंक्स के ब्रांचेस, इनके जो बिग बाजार के ब्रांचेस बचे हैं, वहाँ पे आप आपका बैंकिंग का जो नॉन कैश बिजनेस है आप कर सकते हैं, आपका लोन का कारोबार आप कर सकते हैं, आप हाउसिंग मेला कर सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल मेला कर सकते हैं, आप पर्सनल लोन मेला कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ों पे कोई भी बैंकर सोच नहीं रहा है। इनको सिर्फ फ्यूचर रिटेल को लिक्विडेशन में डाल के डुबाना है। क्यों? भगवान ही जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। आखिरी 1 मिनट में बोलना चाहूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स को, पूरा लगन के साथ, हिम्मत के साथ ये पूरा ट्रांजैक्शंस हमको एंड तक वॉच करना है। इसके बीच में लीगल रेमेडीज और एज ए एजुकेटेड पर्सन हमको जो करना है, हर चीज़ करना है। सेबी में लेटर लिखना है, आरबीआई में पूछना है, एनएससी बीएससी, जो आपके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स है, उनको डेफिनेटली अप्रोच करना है। लेकिन एक तरीका अपना रहना चाहिए। कुछ लोग लिख रहे हैं हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे, हम लोग मोर्चा निकालेंगे, वो सब चीज़ें ठीक है, वो सब नेता लोग करते हैं, मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। लेकिन आखिरी एक बात कहना चाहूँगा, उम्मीद तो है, कुछ ना कुछ तो इसमें होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो भी कुछ बात नहीं, क्योंकि लाइफ है, हम फिट रहेंगे, फैमिली के साथ प्रॉपरली आपका एक माहौल बना रहेगा, तो ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ें कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप देखिए, यूक्रेन में वॉर हो गया, यूक्रेन में वॉर हो गया, लोग बर्बाद हो गए ओवरनाइट। जो लोग मर्सिडीज़ में घूमते थे, जो लोगों का फैक्ट्री था, एस्टैब्लिशमेंट था, फैमिलीज था, सब कुछ छोड़ के सड़क पे आके रेफ्यूजी बन के दूसरे देश में रह रहे हैं। उनके खाने पीने का भी टेंशन है। भगवान की कृपा से हमको तो वो दिन तो देखने को नहीं मिल रहा है किसी को। हम तो स्ट्रांग है, हम तो मेहनती लोग हैं, हम करेंगे। और इंडिया में एक चीज़ दिखाना है, ये जो अननेसेसरी बातें होते हैं कि ये देसी कंपनी, ये बाहर से कंपनी, ये विदेशी कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब प्योरली एक नाटक है। अगर मेरा फ़ायदा होता है, आपको देसी कंपनी भी बर्बाद कर सकता है, आपको सड़क पे ला सकता है। किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता है, क्योंकि आपका आज का जो परिस्थिति है, ये बहुत सारा चीज़ें, हम यही चीज़ों पे लोग सोच के विश्वास रख के लोगों का हालत ये हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ बात नहीं है, हम लोग बाउंस बैक करेंगे, फाइट करेंगे। अभी एक मेरा घर पे कुछ पर्सनल रिलीजियस एक्टिविटीज़ चल रहे, एक 2-4 दिन मैं बिज़ी रहूँगा, लगभग 22 तारीख तक। उसके बीच में भी एक दिन टाइम निकाल के एक जूम मीटिंग करूँगा करके मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया है ग्रुप में। मेरे साथी जो दर्पण राज है, वो बहुत ही मेहनती एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे जो ग्रुप के, उनको मैंने बोला है, उसके ऊपर भी हमारा प्रिपरेशन चालू है। एक जूम मीटिंग करेंगे ताकि कम से कम 100 लोगों का जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके जो दुख और दर्द है, उसको जूम मीटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करके प्रधानमंत्री जी से लेके फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, सेबी चेयरपर्सन, बीएससी एनएससी के जो सीईओज है, उन तक आपको पहुंचाना है, ताकि उनको पता चले, एक प्रॉपर रेगुलेशन जिसके ऊपर बने, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर सके। जो स्टोर्स अपने हाथों से चला गया है, उसको 100% वापस लेना ही है। ये उम्मीद के साथ इस दिशा में जो भी एक एजुकेटेड आदमी होने के नाते हम लोगों को जो प्रयत्न करना है, उसके पीछे हम लोग लगे रहेंगे। इसको ऐसा ही बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, एंड में कुछ भी हो। लेकिन अपना जो एफर्ट्स है, ज़िंदगी में हम पैदा हुए हैं, हमने कुछ करके दिखाना ही है। यही उम्मीद के साथ आप किसी को डिप्रेशन में जाने का ज़रूरत नहीं। ये तो ठीक है, चैलेंज है, लेकिन इसको संभालने का और इसको
फेस करने का ताकत आपका भगवान, जीसस, खुदा सब लोग आपको देंगे। और यही उम्मीद के साथ हमको एक सबक सिखाना है। ये बड़े बड़े जो बिजनेस के लोग जो दिखाते हैं हम सबसे बड़े, आप सबसे बड़े नहीं है, आप सबसे बड़े रिटेल इन्वेस्टर से इसके लिए आप लोग बड़े हो गए। इसको आप जिस दिन भूलेंगे आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। शायद हमारे ही ये जो प्रयत्न से सब लोग इकट्ठे आ रहे हैं, 1000 लोग लगभग हम लोग साथ में आए हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ है। उसके बाद लीगल एक्शन अगर कुछ लेना है तो उसके ऊपर भी हम लोग सोच रहे, उसका भी गोइंग फॉरवर्ड जो भी अपडेट देना है हम लोग देंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। आपका पैसा जो है वो फुकट का पैसा नहीं है, वो तो आपके पास आना ही है, उसके ऊपर अपने को प्रयत्न करना है। आप सिर्फ देखते बैठेंगे तो चला जाएगा। इसकी वजह से आप एक चीज़, आपके हाथ से जो बनता है वो आप कीजिए। उसके बाद जो होगा हम लोग साथ में उसको फेस करेंगे और चैलेंज करेंगे और सबको क्वेश्चन करेंगे। हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, राइट्स है, उसको तो एक्सरसाइज करना ही है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।